चलिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल, दिस साइड रोहित. May hope you are doing very well and your health is good and your study is going very well. तो may hope you are enjoying our lectures and because यार आपने जो इतना प्यार दिया है हमें इतने टाइम से यार, सीरियसली यार, थैंक यू सो मच एंड कीप गोइंग ऑन. और आप जितना पढ़ सकते हो पढ़िए बेटा. देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो एक अलग तरफ है. अब ये देखिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ ना, लेवल देखिए, पार्ट वन सीरीज, पार्ट वन पार्ट टू, लाइक पार्ट वन आज मिलेगा, पार्ट टू कल मिलेगा. इस तरीके से सिंपली आपको हर सैटरडे या फ्राइडे में आपको एक सीरीज का पार्ट मिलेगा जहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, हाँ यार, कि ऐसा क्वेश्चन आया था और अटेम्प्ट कैसे करना है. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे विद न्यू क्वेश्चंस. ओके, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि गेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक दो होंगे उनके बीच में. अगर मेरे पास 7-8 क्वेश्चंस अवेलेबल है तो 2-3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे और बाकी के न्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपकी स्टडी को और बेहतर बनाएंगे. तो इसलिए नींव रखा है बैच. तो नींव ही क्या है, आपकी जड़ को मजबूत करना. यार एक पौधा होता है, सिंपल सी बात है, एक यार प्लांट होता है, उसकी नींव को ही मजबूत करना होता है. सबसे बड़ी बात, आपने कभी प्लांट तो लगाए होंगे ना घर पे. अब अगर आपने घर पे प्लांट लगाया है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से करते हैं. यार हमने लगाते थे, हमें याद है आज भी कि अगर हमारे पास कोई प्लांट है, हमें शौक था कि हम लोग जाते थे, पापा हमें आम के पेड़ दिया करते थे खेतों में हमारे, तो हम लोग क्या करते थे ना, उन पेड़ों को लगाया करते थे. बगीचा, जिसको आप लोग बगीचा बोलते हो, बाग बोलते हो, गार्डन बोलते हो, लाइक इन योर लैंग्वेज. तो हम लोग उसको लगाते थे. तो हमारे फादर ने, दादाजी थे हमारे, ग्रैंडफादर कहते थे कि इसकी नींव मजबूत होनी है तो आप इसके ऊपर इतना मिट्टी लगा दो ताकि तूफान भी आए तो उड़ ना पाए. ओके, और पानी दे दो ताकि नींव सूखे ना पेड़. तो आपके लिए एक एनर्जी हम लोग ही है कि भाई आपकी एनर्जी बनी रहे. और जो जो बच्चे एग्जाम्स निकाल रहे हैं आप उनसे सीखो कि भाई किस तरीके से निकाल रहे हैं ना. तो पढ़ना सीखोगे, काम बन जाएगा. तो नींव मजबूती आपका यही समझ लीजिए, जो प्लांट लगाया है उसको ही मजबूत करना है. और यार आप लोग सब जानते हो, आप लोग घर पे भी काम करते हो कि यार एक घर में नींव सबसे इंपॉर्टेंट होती है. अगर विदाउट नींव ही आप चले जाओगे ना तो घर का घर ही नहीं रहेगा. पता नहीं कब भूकंप आया और गिर गया, वो ऐसे ही गिर जाएगा, रखा ही नहीं जाएगा. 2-3 फ्लोर के बाद आप देखना, एक फ्लोर खड़ा कर सकते हो, हाँ, 2-3 नहीं कर सकते ना, गिर जाएगा. नींव ही नहीं है तो मजबूती नहीं होगी तो यार फिर क्या काम करेगा. ठीक है, तो मे होप यू आर इंजॉइंग द लेक्चर्स. ऑल अदर फैक्ट जो भी है आप लोग पढ़िए. बस यही है कि जितना आप लोग पढ़ सकते हो सीरियसली होके, और एक सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है. अगर आप सीरियसनेस नहीं हो और अगर आपकी गलती पे पछतावा नहीं, मुझे होता है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बाई चांस हो जाता है, मुझसे प्लस माइनस भी हो जाता है, तो मुझे होता है ये हो कैसे गया यार. हो जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, गलत हो जाता है कभी कभार ना, क्योंकि ध्यान होता है कि हमें स्लाइड में बैक जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना, तो हो जाता है. और जब हम व्हाइट बोर्ड पे होते हैं तो यार एक हल्की सी भी मिस्टेक मुझे लगता है यार यार ये कैसे हो गया, तो बच्चा क्या सीखेगा. तो आपको सीखना है अपनी मिस्टेक से जो आपने अभी तक की है. तो नेक्स्ट 5-6-8 मंथ से आपके पास अवेलेबल फॉर द गेट. तो मेरा यही कहना है कि आप लगे रहो और इस सीरीज के साथ जुड़े रहो. तो सीरीज ही काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगा. ठीक है ना, सीरीज ही काम करेगी. क्लियर बेटा. तो बात करते हैं जो एग्जाम. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है साथ के साथ, बट गेट के साथ साथ अदर्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. आप समझिए कि गेट के साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्वेश्चंस लाता हूं डायरेक्टली क्वेश्चंस. तो इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों से जुड़िए. गेट की तैयारी, क्या करना है भाई, गेट की तैयारी से जुड़िए. और YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको लिख जाएगा गेट की तैयारी, टेलीग्राम चैनल, YouTube चैनल, जो भी है आपको. और जो हमने पढ़ा है अभी तक हर एक फैकल्टी का, अगर आप मैकेनिकल के हो और बाई चांस एंट्री सिविल की क्लास में कर गए तो वहां पे आपको मैकेनिकल का लिंक मिलेगा, डायरेक्टली पहुंचा देगा. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर नेक्स्ट क्लास कब चलेगी, अरे चलेगी, सब्जेक्ट चलते रहेंगे, धीरे धीरे कोई ना कोई आपको पढ़ाता रहेगा, डोंट वरी. ठीक है, बस आप आइए तो सही, पढ़िए. अगर क्लासेस के में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, नंबर आपके नीचे गिवन है, आप करते रहिए कॉल. ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की. क्वेश्चंस का लेवल देखो, है ना. क्वेश्चंस पूछेगा और यूनिट कन्वर्जन, मैं फिर बोल रहा हूं कि यूनिट कन्वर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट. ठीक है, और अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना अभी फिलहाल लाइव क्लास में, अदरवाइज आप लोग भेज दो यार, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, नो प्रॉब्लम. चलिए, डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ बियरिंग मैन्युफैक्चर कंपनी इज. पहले तो देखो प्रोडक्शन वर्ड बोला है, पकड़ो प्रोडक्शन को पी में कन्वर्ट कर दो. पी इज 3, कितना, 30,000 मैन्युफैक्चर डेली, तो बेटा पर डे बन गया. द डिमांड, डिमांड है आपकी भाई, मार्केट में कितना बेचा जाएगा सर, 15,000 यूनिट्स पर डे बेची जाएगी. ठीक है. दी होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, तो CH की बात कर रहे हैं बच्चे जी, 20 रुपीज पर
यूनिट पर ईयर है ना, यूनिट पर ईयर, ये कह रहा है ₹20 पर यूनिट पर ईयर, ठीक है। सेटअप कॉस्ट, एक बार सेटअप लगाओगे, ऑर्डर करोगे यार, हाँ भाई ये पूछाओ, तो आपके लिए बनेगा ₹1800 का। एज्यूम वर्किंग डेज, तो वर्किंग डेज है 300। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होगी, खुद सोचो कि सर आपने ये फॉर्मूला लिखाया था क्यू का इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्शन वाला है ना, हाँ प्रोडक्शन रूल लगाइए, 2D C0/CH मल्टीप्लाई बाई P अपॉन में P माइनस डी, यही तो था। अब देखिए ये दोनों डेज में है और ये ईयर में है, काम नहीं चलेगा, इसका मतलब आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ये देखो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड कितनी है सर, 30,000, सी नोट की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 18,000, 1800 रुपए ना, डिवाइड बाई CH कितना है 20। अब ये ईयर में कन्वर्ट कैसे करेगा, जितने वर्किंग डेज होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 300, सिमिलरली मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 30K, 30K लिख देता हूं अभी, आगे चलेगा नहीं, 30K डिवाइड बाई 30K डिवाइड बाई P माइनस डी, तो आप लिखोगे यहाँ पे 15K, तो सोल्व करोगे तो 2K बच जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 15K है ना, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा 15K, तो 15K शॉर्ट में लिख दिया है। तो सोल्व करने के बाद आएगा आंसर 40,249.2 यूनिट्स, दैट्स द आंसर, बस इतना आंसर आ जाएगा, अपना काम चल। ये है क्वेश्चन। अब ये कितना हो गया, 40,250, तो अप्रोक्सीमेट 40,250 यूनिट्स आपको चाहिए। इकोनॉमिक बोला है तो इंटीजर बोला है, तो ब्रैकेट में इंटीजर भी बोला है, तो आप डायरेक्टली लिख लेना 40250 यूनिट, मतलब 40,250 यूनिट्स। अब इसका काम क्या होता है, अब देखिए जितने बच्चे इसको देख रहे हैं, इसका एक रीजन बताता हूं। रीजन क्या है, यही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली जो AEJE के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब में पूछ लिया है, आपको वहां पे कैल्सी भी नहीं दिया जाएगा, और फिर क्या कहा जाएगा, सोल्व करिए, बोला जाएगा सोल्व करिए। अगर वो बोला जा रहा है सोल्व करिए, तो आपको परेशान करने के लिए बोला जा रहा है, चलिए ठीक है। तो सोल्व ऐसे नहीं होता है, तो आप थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ। केस 1 आपको दिखाई दे रहा है, इजी, हाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कंसीडर 2 केसेस एज बिलो। नंबर 1 केस क्या कहता है, केस 1 कहता है जी, ए कंपनी बाइज 1000 पीसेस पर ईयर ऑफ द सर्टेन पार्ट, ठीक है, गिवन डेटा। तो डेटा का हम यूज करते हैं, तो कितना गिवन डेटा है, गिवन डाटा है भाई, इतना कंज्यूम करती है पर ईयर फ्रॉम द वेंडर एक्स, कोई वेंडर एक्स है उससे। द चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स, कोई चेंज किया जा रहा है, तो आप लिख लीजिए चेंज ओवर टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, एंड प्राइस ऑफ ₹10 पर पीसेस, और प्राइस भी दे दिया है। तो कॉस्ट देखिए, अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो, सुनना बड़े ध्यान से, सर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ कॉस्ट की बात करने दो, रुको, खुद सोचो, 10 पर पीसेस, 100 पर पीसेस आते, 1000, यार सुनो, ए कंपनी बाइज 1000 पीसेस पर ईयर ऑफ अ सर्टेन पार्ट फ्रॉम वेंडर एक्स, द चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स, एंड द प्राइस इज ₹10 पर पीसेस, और 10 रुपए पर पीस है। द होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 10% पर ईयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 2, फॉर द सेम पार्ट अनोदर वेंडर वाई, अनोदर वेंडर वाई की बात कर रहे हैं हम लोग। वाई क्या कह रहे हैं कि ऑफर डिजाइन वेयर द चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम कितना है 6, और प्राइस कितना है जी ₹5 पर पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट की बात कितना कर रहे हैं, ₹10 पर पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि द ऑर्डर साइज इज, सुनो बड़े ध्यान से करो, द ऑर्डर साइज इज 800 पीसेस पर ईयर फ्रॉम एक्स एंड 200 पीसेस पर ईयर फ्रॉम दी वाई। ये ऑर्डर साइज की बात कर रहा है, ये ऑर्डर की बात करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। एज्यूम द कॉस्ट ऑफ डाउन, अब देखो नीचे लिखा है एज्यूम द कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम, तो कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम इज ₹200 पर आवर, इतना लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, द परसेंटेज रिडक्शन इन द एनुअल कॉस्ट फॉर द केस 2 एज कंपेयर टू केस 1। कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा दिया है भाई, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा दिया है तो यार हमें इस पे ही सोल्व करना है, इस पे ही काम पे है शेयर।
बड़ी इस पे आज भी खींचातानी चल रही है क्वेश्चन पे। गेट के थ्रू कुछ और आंसर है, हमारे थ्रू कुछ और है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो है खींचातानी थी। फिर बाद में मान लिया गेट ने कि हाँ यार आप लोग सही बोल रहे हो, जैसे वो बोल रहा है हम तो वही काम कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन को देखो, तो सपोज करो मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्स की, तो एक्स में जो भी बात करेंगे तो बिल्कुल खुल के बात करेंगे। सर डिमांड कितनी है, सर डिमांड है 1000 पीसीस की, ठीक है। अब कहते हैं कोस्ट चेंज ओवर टाइम, लिखो यहां पे चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम इज 2 आवर्स, ठीक है। डाउन टाइम, अब देखिए डाउन टाइम की एक बात बोली है उसने, डाउन टाइम जहां पे खराब हो गया ₹200 पर आवर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो गई, अब यहां से निकालिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम, डाउन टाइम कितना हो जाएगा जी। सर 2 घंटे चेंज कर रहे हैं, डाउन 200 रुपए ले रहा है, तो यार 2 घंटे के हिसाब से रुपीज ले जाएगा वो मेरे से 400 रुपए पर डाउन टाइम। जब भी डाउन टाइम होगा चेंज, भाई देखो आपने घर पे इलेक्ट्रिशियन बुलाया, कहता है कि 200 रुपए घंटे में काम करूंगा, और काम करने में लग गए 2 घंटे, तो कितने रुपए लग गए सर 400 रुपए लग गए। तो देखिए यहां पे अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालू फॉर केस 1, तो क्या होगा सर, मटेरियल कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस में होल्डिंग कॉस्ट, अरे यही तो होगा ना। तो मटेरियल कॉस्ट प्लस में ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लस में होल्डिंग कॉस्ट, ये मिलके बनेगा। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट क्या कहता है, अब देखिए यहां पे क्या करना है, सुनना बड़े ध्यान से, पीछे आओ, पीछू आओ, पीछू कहता है क्या है, पढ़िए ध्यान से कि सर डिमांड कितनी है सर 1000 पीसीस पर ईयर, कहता है कि एक पीसीस का प्राइस कितना है 10 रुपए है। तो बताइए कि मटेरियल की जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई बच्चे, वो हो गई सर, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि सर 1000 लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, प्लस में अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो है नहीं है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, डाउन टाइम कॉस्ट। तो जो डाउन टाइम कॉस्ट लग रही है वो लग रही है आपकी 400, प्लस में अब लिखते हैं होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा, सर Q/2, Q/2 कितना हो गया जी, अरे Q/2 तो कितना भाई, हाँ ये आपका यहाँ पे, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट 1000 ये बन गया, ठीक है। अब देखिए क्यों, अब यहाँ पे एक वर्ड बचा हुआ है, 2 वर्ड, अब पीछे बच्चा यहाँ पे आएगा सर, देखिए क्या लिखा हुआ है, सोचना ध्यान से सोचो। कहता है कि द होल्डिंग कॉस्ट रेट पर पार्ट इज 10% पर ईयर, कितने परसेंट की बात कर रहा है बेटा, 10% की बात कर रहा है। कितने परसेंट की बात कर रहा है, 10% की। तो अगर ये 10% की बात कर रहा है तो सर ये फिर कैसे लिख दिया आपने, इसको हटाओ ना, फिर कंफ्यूज नहीं रहना, कंफ्यूज नहीं रहना, सारी चीजें बता रहा हूं। तो सर फिर आप क्या करोगे, अब सर एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर कितना रुपीज है, सर 1 रुपए है, तो CH बन के आ जाएगा सर, देखो CH की वैल्यू क्या कह रहा है जी, 10% ऑफ ₹10, इतना कह रहा है। अगर आप इसकी बात सुनोगे तो ये तो बन जाएगा इतना, तो 1 आ जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 500 400 900, तो ये बन जाएगा 10,900 रुपीज फॉर द केस 1। ऐसे सोचना था, और यही एक मिस्टेक थी स्टूडेंट्स की कि क्या सोचे कि सर यहाँ पे तो वो दे ही नहीं रखा है, अरे उससे देने से मतलब नहीं है। अब उसने जो कन्वर्ट कर दिया ना ऑर्डरिंग कॉस्ट को, उसने होल्डिंग कॉस्ट की चीजों के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, सिंपल सी बात है, आप ये समझो बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं सर, अब लिखते हैं सर केस 2 लिखना पड़ेगा हमें, तो सर बिल्कुल हमें तो केस 2 करना पड़ेगा, तो चलिए केस 2 के ऊपर आते हैं हम लोग। अब केस 2 क्या कह रहे हैं जी, ऑर्डर क्वांटिटी, प्रीवियस आइए सर, ऑर्डर क्वांटिटी 2 टाइप में बोली है, ऑर्डर साइज 800 पर पीस और 200 पीस फॉर दी वाई, तो आपको यही लिखना है 800 पीस फॉर दी एक्स एंड 200 पीस फॉर दी वाई। सिंपल सी बात हो गई यहां तक तो, हाँ सर भेजा फ्राई हो गया था, ठीक है। प्री आगे आइए, कहता है कि चेंज ओवर टाइम है 6 मिनट, 6 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 0.1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद कहता है कि 200, अब देखो सुनो, अब करो सोल्व इसको कि सर 800 200 पीस, ऑर्डर साइज इतना है, 200 के साथ आप करोगे इसको, और प्राइस फॉर 5 रुपीज पर पीसेस। तो भाई ये देखो क्या कहता है, 200 रुपीज डाउन टाइम है। तो नेक्स्ट पे आइए, ये रहा सर, देखिए आपका जो कॉस्ट कह रहा है चेंज ओवर कॉस्ट है ना, चेंज ओवर कॉस्ट की बात कर रहा है, कितने रुपीज कह रहा है सर, कितना मिनट है, 6 मिनट है, और 6 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे 0.6 आवर,
तो डाउन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डाउन टाइम कितने रुपए ले रहा है सर, 0.6 आर के 200 रुपए पे काम करता है। तो इसका मतलब कितना 0.1 हो जाएगा ना, 0.1 तो ये रुपीज हो जाएगा सर 20 ₹20। सिंपल सी बात है। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है सर, ₹5 पर पीस, ये कह रहा है। और आपकी CH कितनी है, CH है 100% ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो भाई आपका तो ये बन गया यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 100 और यूनिट कॉस्ट प्राइस है 5, तो ये तो बन के आ गया जी 5। क्लियर। अगर मैं इसकी, अब देखो दोनों केस मिल गए, दोनों केस में अगर आप यहाँ पे निकालोगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालिए, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी केस 1, तो सर 800 कितने रुपए लग रहे हैं सर, पहले सर 10 रुपए लग रहे थे, है ना, एक्स के लिए 10 लग रहे थे, ये 10 लगा दिए, प्लस में सर 400 आपने लिखे, मल्टीप्लाई बाई पहले वो था यहाँ पे, आप 800 मल्टीप्लाई बाई 2 इतना हो गया, प्लस में अब चेंज करता हूं y के लिए, ये x के लिए है और प्लस में ये y के लिए होगा, तो y के लिए कितना है सर 200 था पीसेस, कितना रुपया लग रहा है सर एक कोस्ट के लिए 5 रुपए लग रहा है, प्लस में सर कितना लग रहा है 20 रुपए लग रहा है, प्लस में 200 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप इसको सोल्व करेंगे, टोटल कॉस्ट बन के आएगी यहाँ पे 10,3200, ये बन के आ जाएगी 10,320 बन के आ जाएगी बस। अब आपको इसको चेंज करना था भाई, परसेंटेज चेंज कह रहा है, तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये 900 माइनस 10320 डिवाइड बाई 10900 मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व करोगे 5.32% आ जाएगा, ये आंसर था बस। कंफ्यूजन वाला, अब ये कॉन्सेप्ट इजी नहीं हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट इजी नहीं हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही डिफिकल्ट है। अब यहां पे इतना कंफ्यूजन था कि भाई देखो 800 है, 800 का प्राइस कितने के हिसाब से लगेगा सर, 10 रुपए के हिसाब से जो बोला हुआ है उसने, ठीक है 10 के हिसाब से मैंने यहां पे लगा दिया है, 400 रुपए लग रहे हैं सर, 400 के 400 मैंने लगाए। अब पीसेस कितने 800 आ रहे हैं, 1000 नहीं आ रहे हैं, पीसेस कितने आ रहे बेटा 800 आ रहे हैं, 1000 नहीं आ रहे, तो वो लगाया, प्लस में y को जोड़ दिया, तो y को भी इसी तरीके से ऐड किया है, बस ये आपका आंसर आ गया। यही कॉन्सेप्ट था एक डिफिकल्ट वाला, जो काफी बच्चे सोचते थे कि यार सर ये है, ऐसा है, वैसा है, इन्हीं चीजों से बस हमको बचना था, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था ये अवेलेबल आपको यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करिए, इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो ये तो गेट के प्रीवियस ईयर थे बच्चे, अब आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे, तो न्यू कॉन्सेप्ट को देखो और लगाओ एक बार प्लीज। करिए सोल्व, फटाफट करिए, अब तो टाइम ना लगाइए, अब तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए, मुझे ये लगता है कि अब तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए, एक एक चीज पढ़ा दी है, अब सोल्व करो जल्दी से फटाफट। करिए सोल्व करके मुझे आंसर बताइए प्लीज, जितना जल्दी हो सकता है। देखिए आंसर्स तो आपको बताना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, और करने के साथ साथ हमें देखना भी पड़ेगा कि हाँ क्या है। अरे क्लियरिटी तो आ रही होगी ना, क्लियरिटी में देखो क्या कहता है सॉल्यूशन। एक कार कंपनी मैन्युफैक्चर 200 यूनिट्स ऑफ अ कंपनी पर डे, कितने यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है बेटा, इतना मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन कर रही है, तो सिंपल सी बात है जो प्रोडक्शन है वो 200 यूनिट्स का है। दी कंपोनेंट इज इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट कार मॉडल, रेट ऑफ 15,000 पर ईयर, ये पर डे का है, और ये कितने का है बेटा, डिमांड है आपकी जो भी है, एनुअल डिमांड इज 15,000 पर ईयर, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। कहता है कि द कंपनी ऑपरेट इज द प्रोडक्शन 300 दिन का काम करते हैं, 300 दिन, तो मल्टीप्लाई बाई 300 कर दो यहाँ पे, तो ये 300 करेंगे, 3 2 6, 1 2 3 4 पर ईयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। द सेटअप कॉस्ट रन, तो सी नोट इज 200 एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, तो सी एच इज ₹2 पर यूनिट पर ईयर लग रहा है। बस इतना ही तो बोलना है उसने, बस अब आप सोल्व करिए क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट कराइए पीछे कि सर क्या बनता है, बताओ फॉर्मूला,
सर क्यू का फॉर्मूला है, तो क्यू इज नथिंग एज 2d सी नोट सी एच, ओ सी नोट बाई सी एच, सी नोट बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन में पी माइनस डी। तो सोल्व करो बेटा, तो अंडर रूट लगाओ और ये कितना हो गया जी 2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 300 है ना, 200 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया जी 300, 200 और 2, तो ये हो जाएगा 200 और डिवाइड बाई 2। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग पी की, तो प्रोडक्शन पर ईयर का ही निकालना ना, तो 600 है, 300 दिन हो गए तो ये हो गया जी 60,000, तो 3 दूनी 6, 60,000 डिवाइड बाई कितना, ये 15,000 है ना, तो 60,000 डिवाइड बाई 60,000 माइनस ये, तो 45,000 हो गया। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए अपने तरीके से। चलो 2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 200, अरे 200 रुपये है क्या, ठीक है 200 रुपये है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 65 और डिवाइड बाई 45 और सोल्व कर दोगे तो आंसर आप खुद निकालो, एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 65 और डिवाइड बाई 45, 45 है क्या 15,000, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 200, सी नोट की वैल्यू 200 रुपये आ रही है, ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग 2 रुपये, इकोनॉमिक क्वांटिटी ईपीयू की, अरे वही निकालना है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। एक बार आंसर बताओ, 200 मल्टीप्लाई बाई 200 यूनिट ऑफ द डे, और कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 30 का, 60,000 हो गया ना। हाँ तो डिमांड कितनी है पर ईयर, डिमांड 15,000 ही है क्या, हाँ 15,000 ही है, और ये 200 है, ये 2 है, तो फॉर्मूला तो यही है, प्रोडक्शन 60,000, 60,000 डिवाइड बाई 45,000 हो गया ना, 60 माइनस 15,000 45,000 मल्टीप्लाई बाई यस 60,000। सोल्व करो एक बार इसको सोल्व करिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 300, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, 15,000 डिमांड को 15,000 ही रहेगी, 200 रहेगा, डिवाइड बाई 2, कोई चेंजेस हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, पी माइनस डी 45,000 डिमांड तो, अरे यही है ना, हाँ हाँ डिमांड तो वही है, डिमांड तो 15,000, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गलत कर रहे हैं, अरे डिमांड है ना, डिमांड तो 15,000 की 15,000 ही रहेगी ना बेटा, वो तो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब ये ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 65 कर दो मैं 60 डिवाइड बाई 90 और अंडर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो यार क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2000, बताया करो भाई, ये आ गई 2000 यूनिट्स आ गई, 2000 यूनिट्स, बस ये आंसर है, यही पूछेगा भाई, यही पूछेगा। तो डिमांड इज 15,000 एंड प्रोडक्शन इज 60,000, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो 200 300 ये हम लिखते हैं ना डिमांड वाला, वही चल रहा है, मैंने बोला ना माइंड में वही चीजें चलती रहती है जो हम लोग पढ़ाते हैं, पहले डिमांड लिखते हैं फिर प्रोडक्शन लिखते हैं, अब के प्रोडक्शन पहले लिख दे तो चेंज हो जाता है, तो आपको ये सोचना है कि क्या करना है, ठीक है। तो इजी ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, देखिए क्या कहता है। इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, in the classical economic order quantity model, let Q and C denote the optimum order quantity. Q and C denote the optimum order quantity and corresponding minimum total cost. तो क्या कह रहा है जी, Q तो कह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा है, और C बात कर रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट की, टोटल एनुअल कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। The sum of inventory holding and carrying cost. Okay. If the order quantity estimate is, अगर ये बात कर रहा है, देखो ये कहते हैं कि जो Q स्टार है वो 2Q है, then the corresponding of total cost, total cost की बात कर रहा है। तो बेटा हमने तो एक ही चीज सीखी है क्या, कि सर अगर हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो टोटल कॉस्ट में ये था D बाई क्यू सी नोट प्लस में Q बाई 2 CH, और अगर हम यहाँ पे स्टार बनाते हैं ना, ये एट ईओक्यू, याद करिए एट ईओक्यू था, है ना, तो ये वो ही कह रहा है कि डी डिवाइड बाई क्यू स्टार को कितना बोल दिया उसने 2Q,
तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 2Q इंटू सी नोट प्लस में 2Q डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई CH। इतनी तो बात लिखनी है, ठीक है। इतनी बात लिख के खुश हो जाओगे ना कि हाँ सर मैं खुश हो गया हूं, ठीक है, ये बात होगी, ठीक है। एट EOQ पे क्या होता है सर, एट EOQ हमें भी पता है सर, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। बच्चे बच्चे को पता है, देख लो, यकीन नहीं यार तो बच्चे बच्चे से पूछ लेना कि एट EOQ पे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होते हैं। एट EOQ ये ही सिंपल सी चीज थी बस। अब आपने इसको सोल्व किया, तो सपोज करो, कैसे सोल्व करना है सर, यही तो बात है, तो कुछ भी सोल्व कर लीजिए। तो डी बाई, अब सर ये तो क्या कुछ अलग है क्या, अरे बोलो ना, कुछ बोल दो फिर। तो कुछ अलग नहीं है, ठीक है, यही है। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ये बन गया सर। अब सोल्व कैसे करें, कॉन्सेप्ट को देखो ना, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला प्रीवियसली, खोलो ओपन करो कि सर देन द कोरस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट सम ऑफ इन्वेंट्री एंड होल्डिंग कॉस्ट, लिखा हो उसने टोटल एलिमेंट कॉस्ट Q एंड C। तो भाई यही तो सिंपल सा पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब इससे आगे क्या होगा, तो सर इससे आगे क्या होगा यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे आगे क्या होगा ये पूछ रहा हूं। तो सर सोल्व तो करिए इसको, क्या हो सकता है ऐसा कंडीशन। सर सपोज करो 2 से 2 कट गया, मैंने कहा कि हाँ कट गया, तो आप लिखोगे सर क्या, 2/2QC नोट प्लस में QCH। सर ऐसे लिख सकता है, मैंने कहा हाँ लिख लो, पर होल्डिंग कॉस्ट भी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है सर, क्या कि सर DQ/C नोट इक्वल टू Q/2CH होता है। अब इसके अलावा हम लोग क्या लिखते हैं सर, इसका 2 गुना हो जाता है। तो यार ये भी तो एक पंगा है ना सर, यहाँ पे सोचो, माइंड लगाओ यहाँ पे कि सर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं। अब एक कहेगा सर एलसीएम ले लो, मैंने कहा कि कैसे ले लो एलसीएम ये बताओ। सर यही तो एक पंगा है कि एलसीएम लूं तो कैसे लूं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एलसीएम लूं तो फिर क्या लूं, ये तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, यही तो चीजें चल रही है माइंड में कि सर क्या लूं ऐसा। कॉन्सेप्ट को निकालो सर, एक फॉर्मूला है सर, यहां से आपने निकाला, मैंने कहा हाँ, तो आप एक काम करिए सर, डी निकाल लिए यहां से, मैंने कहा कि डी क्या हो जाएगा सर, इधर ले आइए, तो ये तो क्यू क्यू ये तो क्या बन जाएगा सर, वही फॉर्मूला बन जाएगा फिर से, √2DQCH। यही तो एक चीज है बेटा। तो इसका मतलब ये देखो ये क्या कह रहा है, तो आप देखो ये कह रहा है कि DQ/, इसको आप ये लिख सकते हो, इस कंडीशन को आप ये लिख सकते हो। सुनो, ये इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि D/Q को आप ये लिख सकते हो, डेट्स मीन देखो D/Q C नोट को क्या लिख सकता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई Q/CH प्लस में QCH। तो डेट्स मीन Q/4 CH प्लस में QCH। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 4/4 QCH, आप इसको सोल्व करिए 1.25 आ गया निकल के। और यही पूरी कंडीशन क्या है कि सर अगर आप ऊपर निकालोगे तो यही तो कंडीशन कह रहा है, तो डेट्स मीन 1.25 टाइम्स, तो आपका आंसर बन गया है 1.25 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा सर कि जो C डैश है वो 1.2 टाइम्स 5 ऑफ C आ जाएगा, इज द आंसर। बस इसको सोल्व करना था, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, तो कुछ भी नहीं है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 2/QCH कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ एक तरीका है करने का सोल्व। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो C स्टार है वो 1.2 टाइम्स ऑफ C आपका है, टोटल कॉस्ट बन के आ गया, यही तो टोटल कॉस्ट है, दिस इज वन इज द टोटल कॉस्ट। सिंपल ना। तो ऐसे कंफ्यूज करता है, तो ऐसे कंफ्यूज करेगा तो आपको करेगा ही करेगा। तो देखो आपसे एट EOQ वाला जो मॉडल है उसको समझने के लिए ही उसने यूज किया है, उसने ट्रिक फेंक दिया कि जाल में चिड़िया फंसेगी, है ना, फंस गए आप, 2 नंबर चले गए बच्चों के, 2 नंबर चले जाते हैं। इस तरीके से दाना बुनता है एग्जामिनर, बैठेगा और कहेगा भाई कर इसको, आप कहोगे नहीं कर सकता, तो यही तो एक पंगा है। तो आपको करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको हर एक उसमें करना पड़ेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इजी ना, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज, देखो क्यू की बात कर रहा है, डिमांड, अरे डी की बात कर रहा है, क्यू की बात क्यों करेगा, इतना तो ध्यान रखो, डिमांड की बात कर रहा है। इज द डिमांड इज 19845 यूनिट एंड द प्रोडक्शन रेट इज, फिर से बोल रहा है प्रोडक्शन रेट इज 100 यूनिट, ये ईयरली होगा, डिमांड ऑफ एन एनुअल बोल रहा है 100 पर डे, प्रोडक्शन बोल रहा है द C नोट इज 50 रुपीज एंड प्री होल्डिंग कॉस्ट इज 10 रुपीज। ओ वाओ, देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो,
द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹20, प्री यूनिट होल्डिंग कॉस्ट ₹10 ईयर हो गया, एंड सेटअप कॉस्ट सी नोट इज ₹50, सी नोट इज 520 हो गया। तो कहता है कि आप बताइए फॉर मिनिमाइज द टोटल एनुअल कॉस्ट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो क्यू स्टार EOQ की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसको फाइंड आउट करिए, फटाफट फाइंड आउट करिए। पूरा गिवन दे दिया है, अगर स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही क्या? ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार थोड़ा सा एडवांस में जाइए, क्वेश्चंस की क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? हाँ हाँ, क्लियरिटी दिखाई दे रही है। अगर आप क्वेश्चंस को 144p पे मत चलाना, कम से कम 360 पे चलाइए, काम बनेगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फटाफट। कौन मुझे करके बताएगा इतना जल्दी? अब आप देखिए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, आपको पता है। सोल्व करो फटाफट। अब आपके लिए टाइम ही टाइम है। अब कल की क्वेश्चंस में भी मैंने लगवाया, कल जो 19 वाला पार्ट है, कल जो हम लोग पढ़ेंगे ना बढ़िया कॉन्सेप्ट के थ्रू, सीरीज का पार्ट 2 है क्वेश्चन सीरीज का, तो बेटा हम लोग करेंगे उसके अंदर LPP के क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना LPP जो पढ़ा है, ये पहला पार्ट जो पहला चैप्टर था वो था, फिर LPP है, CPM पार्ट है। तो यही चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और इंजॉयमेंट से पढ़ते जाइए, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए ये पर यूनिट कॉस्ट क्या थी? प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कुछ नहीं है, सी की वैल्यू कह रहा है, और सी का तो हमें यहाँ कुछ यूज है नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, हम तो स्टार्टिंग से एक ही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। सर एक ही फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, TD/C0/CH मल्टीप्लाई बाई P अपॉन में P माइनस D। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अंडर रूट ले लो, तो डिमांड लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 984.5, 19 ये, और कितने ईयर की है? ये ईयर की है। प्रोडक्शन 10 है तो मल्टीप्लाई बाई 365 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्शन को तो आप यहाँ पे लिख ही लो कि 100 मल्टीप्लाई बाई 365, तो 36,6500। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप एक और चीज बताओ, ₹10 520 और ₹10, तो नेक्स्ट हो गया 520, सी नोट हो गया जी 520 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्शन हो गया 36500 डिवाइड बाई 36500 माइनस 9845। अब आपके ऊपर है इसको कैसे सोल्व करना है, एक बार सोल्व करिए। 36,500 डिवाइड 36,500 माइनस 19,845 मल्टी 2 मल्टीप्लाई बाई 19,845 मल्टीप्लाई बाई 520 और डिवाइड बाई 10 और कर देंगे अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद आंसर मिलेगा 2126.74, दैट्स मीन 2.27 यूनिट्स बन के आ गया। तो इज योर आंसर। इतनी यूनिट्स आपको ऑर्डर करनी है फॉर दी ऑप्टिमम कॉस्ट। तो बेस्ट मेन इज EOQ। तो बेटा याद रखना EOQ बन के आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बन के आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? चीजों को पढ़ना है। तो चीजों को पढ़ोगे तो काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो अब आगे चले, थोड़ा सा काम पे ध्यान दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट अ लवली क्वेश्चन यार, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अरे मन आ जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को करोगे। करिए सोल्व। अब आपके लिए टाइम दे रहा हूं मैं 5 मिनट, इस 5 मिनट में इसको करके बताइए। 5 मिनट से आपके पास इसको सोल्व करने की, तो करिए, इसको करिए एक बार। The annual requirement of a raw material item is 10,000 units. The holding cost of the inventory of the item is 80 paisa per unit. Wow. And the ordering cost rupees 40 per order. अब आप इसको सोल्व करके बताइए, स्टार्ट हो जाइए। छोड़ना नहीं है। अब ये क्वेश्चन का जो लेवल है ना, जो लेवल है ये मीडियम नहीं है, इजी नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। मैं ये कह सकता हूं इज द प्रोसेस इज अ लेंथी प्रोसेस, और लेंथी प्रोसेस को एक स्टूडेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने भी ये किया है। अगर क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है तो उसको डिफिकल्ट बताने लगा, सर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, है ना। तो गेट में भी करने मत बैठ जाना, सर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी दे दिया, नहीं करेंगे। करने की कोशिश करो, आपको मिलेगा।
ठीक है, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, आप करो, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक पेज लगाइए और यहाँ पे हिंट लिखिए। पहली हिंट, सॉल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। कहता है कि जो डिमांड है वो 10,000 यूनिट्स की है, 10,000 यूनिट्स की है। तो आपका होल्डिंग कॉस्ट कितना बोल रहा है वो, 80 पैसा। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये रुपीज बन जाएगा 0.80 पर यूनिट पर ईयर, क्योंकि सब कुछ आपका ईयर में है तो ईयर में कन्वर्ट करिए, यूनिट्स पर ईयर है ना, डिमांड थियरी। प्रीवियसली जाओ, और वो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपए और ऑर्डर क्वांटिटी प्रेजेंटली 80 है। तो देखिए, अगर आपकी सी नोट की बात करते हैं जी 40 रुपए पर ऑर्डर, और क्यू की बात कर रहा है, वो खुद बोल रहा है कि 800 यूनिट है। कितनी यूनिट है बेटा, 800 यूनिट्स है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़िए, कहता है एज्यूम देयर आर नो अदर कॉस्ट दी ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शंस दे रखा है कि इसमें से बताइए करेक्ट कौन सी है। तो पहला बोलता है कि द ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑप्टिमल एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। करेक्ट। बी ऑप्शन, टोटल क्वांटिटी इज ऑप्टिमल एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मोर देन टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। सी ऑप्शन, द ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट ऑप्टिमल एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। डी ऑप्शन, the total quantity is not optimal and total ordering cost is more than total holding cost। ये आपके दे दिए जी 4 टाइप। अब इन 4 टाइप में आपको करना है काम। अब इन्हीं 4 टाइप्स में पढ़ना था, लिखना था, बढ़ना था आगे। बट आप लोग क्या करोगे, तो इससे पहले मैं एक काम करता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहले मेरा काम ही क्या होगा, टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। तो टोटल क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपने नेक्स्ट पेज पे चलिए, ये रहा। तो बेटा क्यू स्टार लगाइए। अब ये क्यू स्टार लगाएगा तो आपका ईओ क्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2D सी नोट बाई सी एच। सोल्व करिए। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई कितना रुपए है सर, 40 रुपए है, और डिवाइड बाई 0.80। अब आपको इसको सोल्व करना है एक बार, कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बन जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 0.80 भी कर दो, डिवाइड बाई कर दो तो ये 1000 ही आ जाएगा। तो ये बन गया जी 1000 यूनिट्स। अब खुद देखो ये 1000 यूनिट्स आ गई, दैट मीन कि जो ऑप्टिमल है। अब आप देखो, पहले 800, देखो सुनना बड़े ध्यान से, प्रीवियसली आपने ऑर्डर किया, मैं लिख देता हूं, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर कर रहे थे आप लोग 800 यूनिट, और जो न्यू आ रही है ऑप्टिमल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी सर, 1000 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑप्टिमल की प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी जो थी आपकी, प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी कितना था, 800। प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, इज लेस देन ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहां तक तो मुझे ये पता लग गया है। ठीक है, ये लेस देन है। अब देखो, अगर मुझे ये पता लग गया कि ये लेस देन है तो इससे अच्छा क्या है, मतलब ये बात होगी। चलो ठीक है, अगर मैं टीआईसी की बात करता हूं ऑर्डर की, तो एट ईओक्यू की बात कर रहे हैं, तो एट ईओक्यू पे एक फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग, क्या कि सर डी बाई क्यू सी नोट, है ना। ऑप्टिमल है तो मैं ये कह सकता हूं प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट ऑप्टिमल, ये अभी ऑप्टिमल नहीं है। तो सिंस, मैं यहां पे लिख देता हूं सिंस वी कैन से, सिंस वी कैन से the present order quantity is not optimal, ठीक है। तो ये टीआईसी के लिए पहले मैं क्या, अरे यार ये निकाल लो, पहले मैं निकाल लेता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो डिमांड कितनी है बेटा सर, डिमांड है 1000, और ये क्यू कितना है सर 800, और सी नोट कितना है 40, तो निकल के आएगी 500 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट चलो प्रीवियसली आओ। ये अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात करता हूं तो होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 800 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.8। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ₹320। ठीक है, ये बन के आ गया। तो इसका मतलब देखो ऑप्शन में यहां पे क्या बन के आया, देखो प्रीवियसली की जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है इज मोर देन होल्डिंग कॉस्ट, ये तो पता लग गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तो एक दूसरी कंडीशन तो ये है, और पहली कंडीशन ये है, सिंस वी कैन नॉट द प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल नहीं है
तो प्रीवियसली आओ, तो मैं यहां से ऑप्शन को चेक करो, देखो ये रहा, दी ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट ऑप्टिमल एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मोर देन टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो आपका सीधे का सीधा डी ऑप्शन बन गया। कौन सा ऑप्शन बन गया बच्चे? डी ऑप्शन बन गया। इस टाइप के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्चुअल लगा के एग्जामिनर आपको परेशान करना चाह रहा है कि भाई हाँ, हमें इनको परेशान करना है, और किस तरीके से करे कि भाई इस तरीके से परेशान करे। तो अब आप देख सकते हो कि परेशानी का रीजन क्या है। यहां पे इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है भाई, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसे ही सीखना पड़ता है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर ये सिंपल सी बात है तो यार फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब तक तो ये सिर्फ ऑप्शंस में बात कर रहा था, अब ये कर रहा है सर लिखित में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है। पहले तो न्यूमेरिकल्स में कर रहा था, अल्फाबेटिकली बात कर रहा है कि हाँ भाई ये है, ऐसे यूज करना है, तो कर लेंगे ना, अरे कर लेंगे, डोंट प्रॉब्लम, कर लेंगे, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हो गया, ठीक है जी। अब जो भी पूछे हमें तो अपने को जस्टिफाई करना है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल, अब करो इसको सीलिंग हाँ, जो सीलिंग फैन होते हैं, पंखे जो आपके रूफ पे लगे होते हैं, चलो सोल्व करो। अब इसको सोल्व करके बताओ यार, कुछ तो बताओ, ताकि मेरा मन भी करे कि हाँ यार आप लोग कर रहे हो कुछ लोग सोल्व। अब इसको सॉल्यूशन तो आपको देना है, हर हाल में देना है भाई, मैं इसका आंसर आपसे लेके रहूंगा। अब आप तो इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। अरे क्वेश्चंस तो बहुत आएंगे, बेहतरीन, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जल्दी से जाओ, सोल्व करो फटाफट। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, करो करो करो। नींव बैच है, नींव बैच की तरह करिए। चलो हो जाओ स्टार्ट, देखो क्या कहता है, क्या कहने वाली क्या है। इज द डिमांड ना, डिमांड इज 1 ईयर में कितनी कह लीजिए, 2400 पर ईयर डिमांड। दी होल्डिंग कॉस्ट इज CH इज अ 10% ऑफ यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट प्राइस है ना, यूनिट कॉस्ट प्राइस की कह रहा है। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ सेलिंग फेस, तो सी की यूनिट कितना, ₹600। तो भाई ये कह रहा है कि 10%, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 600। तो अगर आप इसको निकालोगे तो रुपीज आ गई 60 पर यूनिट पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर की बात आ गई। तो ये बन गई जी होल्डिंग कॉस्ट, इतनी वाली बात। द कॉस्ट इंश्योर फॉर द प्लेसिंग द ऑर्डर इज ₹201। वाह, तो आप देखिए सी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹201। देयर इज अ लीड टाइम, LT, लीड टाइम है ना, 5 वीक्स। क्वेश्चंस में जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड री ऑर्डर लेवल, ओ वाओ, री ऑर्डर लेवल का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया रे बच्चे, री ऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। तो आप एक काम करिए, पेज को ऐड करो। अगर हम पेजेस को ऐड करते हैं तो मुझे तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सर अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो मैं सबसे पहले इसका EOQ निकालता हूं, और EOQ का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को मालूम है, दुनिया के हर एक बच्चे को पता लग गया है कि 2D0/CH, ठीक है। तो डिमांड तो पर ईयर की होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डिमांड इज 2400 ना, डिमांड इज 2400 यूनिट, तो 2400 ये हो गई है। C0, व्हाट अबाउट दी C0, C0 इज 201 रुपया, और CH इज द 60, इस तरीके से बन गया। तो अब आप इसको सोल्व करिए, 2400 4800, फंसा रहा है एग्जामिनर, 201 गेम खेल रहा है रे हमारे साथ, ऐसे कैसे खेल सकता है। तो भाई ये बन के आ गया जी 126.80। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई इतना नहीं है, 127 यूनिट्स ही है, 127 यूनिट्स ही बन के आएगा, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, आपको बताया भी था कि आप इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करते हो, 2 ग्राफ्स होते हैं। तो सर ये टाइम होता है और ये क्वांटिटी होती है ना जो आप लोग लिखते हो, और आप यहाँ पे ये बनाते हो लेवल इधर का, और यहाँ पे अगर आपकी कुछ भी ओपन हो गया तो ये आप लिखते हो रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल ये डिमांड है, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, लीड टाइम। तो यही तो लिखते थे आप लोग, तो याद करिए, अरे N = D/Q है ना, अरे यही तो लिखते थे ना, दैट्स मीन T = Q/D।
तो सिमिलरली अगर आप यहाँ से स्मॉल टी निकाल रहे हो, लीड टाइम इक्वल टू, तो सिमिलरली ये कितना बन जाएगा, क्यू बाई डी। तो क्यू का रीऑर्डर लेवल लिख लो, तो ये बन जाएगा रीऑर्डर लेवल और डिवाइड बाई डी। तो आपको मैंने बोला था कि डी लिखे या ये वाला डी लिखे, कंजप्शन रेट लिख लीजिए, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा उसने, रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल इज नथिंग एज, रीऑर्डर लेवल इज नथिंग एज एल टी मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन। तो अब आपसे अगर ये पूछ रहा है कि रीऑर्डर लेवल इज नथिंग एज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाई डी, अब ये क्यों बोल रहा है डी, तो देखो लीड टाइम बोल रहा है 5 वीक, कितना बेटा 5 वीक, तो डिमांड कितनी है 2400 पर ईयर की है, और वो आपको डीकंजप्शन वीक में निकालना है, तो 2400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, पर वीक हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई 52, तो ये बन जाएगा बेटा 2400 डिवाइड बाई 52 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 230, कितना बच्चे 230.76 यूनिट्स। तो इतनी यूनिट्स तो नहीं आएगी ना, तो फिर कितनी यूनिट्स आएगी 231 यूनिट्स आएगी, क्योंकि उसने इंटीजर्स के बारे में बात कर ली है, तो 231 यूनिट इज योर। तो देखो रीऑर्डर लेवल भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो रीऑर्डर लेवल, तो कॉन्सेप्ट ने दोनों चीजें पूछ ली है, तो अगर दोनों चीजें पूछ लिया ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन पे तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 231 ये रहा, एंड ये कितना है जी 127, तो 127 और 231 ये रहा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आंसर। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है जी, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, आपको करना है, पढ़ना है और आपको काम अच्छे से करना है। तो मे होप इतने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे होंगे तो आप बिना हिचकिचाहट, तो आप नीचे देखो इस पे कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, आपके सामने ही कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और ओपन करने के बाद इसको ओके कर दो, तो आपका काम बनके आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको करना है, सीखना है, और जितना अच्छे से सीखोगे बेटा, मैं ये सही कह रहा हूं कि क्वेश्चंस लगा लीजिए, और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है कि आप लोग पागल हो जाओगे कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं हो सकता है। चलो अब देखिए कुछ चीजें बताता हूं, है ना। चलिए इसके अलावा ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई है, क्वेश्चंस के अलावा थोड़ा आगे चलते हैं ना। क्वेश्चंस के अलावा एक बात बतानी थी आपको, देखिए देखो अगर ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंसी देखिए। तो देखिए इंपोर्टेंसी, अगर आप लोग इंपोर्टेंसी की बात करते हो, इंपोर्टेंट कि सर इंपोर्टेंसी किसको दे यहाँ पे, तो देखिए सबसे बड़ा मॉडल होता है ईओक्यू, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के मैंने आपको 5 मतलब ईओक्यू पढ़ाया, बेसिक ईओक्यू, प्रोडक्शन मॉडल मैंने आपको करा दिया है, तीसरा आपका शॉर्टेज ऑर्डर मैंने करा दिया है, प्राइस ब्रेकडाउन मैंने आपको करा दिया है, और सेफ्टी स्टॉक, प्राइस ब्रेकडाउन एंड सेफ्टी स्टॉक, ब्रेक डाउन, एंड लास्ट वन इज 5th सेफ्टी स्टॉक। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दिया। तो बेटा यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आ रहा है। यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन सारे हिलाने वाले यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक 6th मॉडल और जो बन के आ रहा है, जो बच्चे को नहीं पता लग रहा है, वो है आपका प्रोडक्शन प्लस शॉर्टेज, दोनों को एक साथ इसको मिक्स कर दिया गया है, तो ये आपका 6th मॉडल आगे काम का नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशन में, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये 5 जो है। छठे को तो सिर्फ आपको रख लिया, बट इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं। आप अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आप जब भी कुछ लगा रहे हो तो वहां पे प्रोडक्शन और शॉर्टेज की मॉडल की दोनों की कहानी बन के आ रही है। अगर कहानी बन के आ रही है तो आपको काम करना है, ठीक है। तो एक चीज का याद रखना है बेटा, अगर आपसे यहां से पूछे ईओक्यू, बेसिक इंस्टेंटेनियस टाइम, तो देखो अगर आपने ये ग्राफ है, ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ग्राफ एक चीज ऐसी है जहां पे आपको ये टाइम निकालना होता है, ये क्यू। तो बेसिक मॉडल में तो हम लोग सीधा यहाँ पे पकड़ते इस तरीके से पहुंच जाते हैं ना। ध्यान में रखना, कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज में है। देखिए तो सर ये क्या काम है, यहां से यहां तक का ये क्या होता है, ये टाइम होता है, 1 साइकिल टाइम, जिसको डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। अब ये तो क्या है कि आप 0 पे पहुंचे, आपकी क्वांटिटी ये 0 है, और यहाँ पे क्वांटिटी है मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम पे पहुंचे और कम होती हुई 0 पे आ गए। आपका तो ये काम हो गया कि सर खत्म हुई चीज है और तुरंत मिल गई,
बट एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि देखो ये यहाँ पे क्या है, कंजप्शन। तो देखो यार, तो डी लिख लो, कंजप्शन रेट ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये बनती है कंजप्शन रेट, कि मेरा पर डे का कंजप्शन इतना हो रहा है। तो आप रियल लाइफ में क्या करते हो, डायरेक्टली यहाँ पे अगर कहीं पहुंचते हो, आप लोग यहाँ पे पहुंचे, आपको याद आ गई कि यार मंथ के 20 दिन निकल गए, 10 दिन बचे ना, बस काट लूं, मैं कॉल कर लूंगा भाई 1 तारीख को। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, 20 जून है, सपोज करो आज 20 जून है, और मेरी सैलरी सपोज 1 जुलाई को आती है, तो मैं 20 जून को खुश हो जाऊंगा, अरे 10 दिन बच रहे हैं, एचआर को, दोस्तों को कॉल करूंगा, भाई 1 जुलाई तक सैलरी आ जाएगी। तो धीरे धीरे मैंने ऑर्डर कर दिया सामान, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, ये कर दिया कि 1 तारीख तक जैसे पहुंचेगा मैं तुरंत पैसे दे दूंगा। तो देखिए यहां से यहां तक का जो टाइम है, ये जो टाइम है, तो ये बनता है, इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। याद रखना, या तो रीऑर्डर लेवल बोलेंगे या फिर रीऑर्डर पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए अगर मैं लार्ज ट्रायंगल की बात करता हूं, लार्ज वाले की बात करता हूं, तो लार्ज का एक ग्राफ कहता है कि सर टी, यहां से एन निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, डी बाई क्यू। और अगर मैं एन की बात करता हूं सर, तो टी की बात कर रहा हूं, तो टी में उल्टा हो जाता है। तो टी में याद रखना क्यू ये एक्स एक्स वाई अपॉन में ये डी फॉर डिमांड थी। तो सिमिलरली अगर मैं स्मॉल वाले की बात करता हूं, तो स्मॉल वाला भी तो वही कह रहा है सर, देखिए। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये बन जाएगा लीड टाइम। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका लीड टाइम। तो लीड टाइम अगर आप यहां पे लिखोगे, लीड टाइम इक्वल टू, तो इसके देखो छोटे वाले में ये क्या है, ये क्या है, ये सर रीऑर्डर लेवल, तो डेट इज रीऑर्डर लेवल। सर ये क्या है, डी, कंजप्शन रेट डी। सर कहीं कहीं पे क्या होता है ना, ये लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आपने भी पढ़ा है, कहीं पे क्या पढ़ा है सर, आप डी भी बोलते हो और ये भी डी। अब क्या है, देखो ये डिमांड है, ये डिमांड पर ईयर है, डिमांड पर ईयर है। अब आप बताइए ये डी क्या है जी, कंजप्शन पर ईयर है, कंजप्शन पर ईयर है। अब देखिए मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं पर साल, 1 साल में 1000 पिज्जा खा लेता हूं, डिमांड है मेरी, मेरी डिमांड है पर ईयर में 1000 पिज्जा की। तो कंजप्शन कितनी है, 1000 का है। तो मैं ये कह सकता हूं डी इक्वल टू डी बन गया। बस एक तरीका है, डिमांड को डी लिख दे, कंजप्शन को ये इक्वल हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना है कि ईयर में है यूनिट्स। प्लीज यूनिट्स कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक ईयर, डे एंड वीक, ये आपका यूनिट कन्वर्जन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप यहां पे हो तो डिमांड एंड सी एच हैविंग सेम यूनिट, और ऑल्सो सी शॉर्टेज कॉस्ट, सी फॉर शॉर्टेज कॉस्ट सेम यूनिट्स। इन तीनों की क्या होती है बेटा, सेम यूनिट्स होती है। तो ध्यान रखना, तो डिमांड जिससे भी होगी ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेम यूनिट्स। तो इनकी सेम यूनिट होना बहुत जरूरी है। तो मे होप इतनी बात, कंडीशन जो मैं आपको जब से समझा रहा हूं, तो मे होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि सेम यूनिट्स क्या है और किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसलिए डिमांड की जो यूनिट होती है वो ही सी एच की यूनिट होनी जरूरी है, और सी एच की यूनिट्स होती है रुपीज पर यूनिट पर टाइम। तो टाइम मींस जो भी आपका होगा, ईयर होगा, डेज होगा, मंथ होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक वर्ड और भूल गए, मंथ। तो इस तरीके से काम चलता है। डेज इस तरीके से लिखिए, अच्छे से लिखो, क्या, या तो डे होगा, आर होगा, आर नहीं होगा पता है, यहाँ पे डेज होगा, डेज से वीक में कन्वर्ट होगा, वीक से मंथ में कन्वर्ट होगा, एंड मंथ से ईयर में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से लिखिए। तो ये मैं होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी कि आपको किस तरीके से काम को करना है। तो डे, वीक, मंथ एंड ईयर। तो मैं होप इतनी बात समझ में आ गई है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 बैचेस अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जहां पे हम लोग गेट, जो सिर्फ गेस ओरिएंटेड है, तो गेट की तैयारी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। एईजेई से आप एईजेई की तैयारी से जुड़िए। तो जो मेरी क्लासेज होती है यहाँ पे 12 PM और 4 PM, यहाँ पे आपको पता है बच्चे इंडस्ट्रियल चल रहा है, और यहाँ पे चल रहा है जी प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या चल रहा है जी, प्रोडक्शन। और सरकारी नौकरी की तैयारी पे क्या चल रहा है आपका, नॉन टेक्निकल। सरकारी नौकरी की तैयारी इज नॉन टेक्निकल। तो आप जाइए नॉन टेक्निकल कोर्स की तैयारी करिए, जैसे आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, हिंदी, ये सभी चल रहे हैं अभी आपका। तो आप जाइए ज्वाइन करिए, यहाँ पे एजी ये वाली बातें चल रही है। तो मैं हो, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप यहाँ पे पेड लीव, जो आपका पेड चल रहा है, वो पेड क्लासेस आपकी यहाँ पे चल रही है। पेड क्लासेस का जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका 2:30 PM, मंडे टू सैटरडे, है ना। तो 2-2:30 बजे, सैटरडे चेंज हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM पे है।
तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। मैं होप आपने पढ़ा होगा, सारी चीजों को समझा है। तो आप लोग स्टार्ट करिए। 12 PM पे मैं आपको रोज एवरीडे मिलता हूँ। तो याद रखिएगा, मंडे टू सैटरडे। ओके, तो मंडे टू सैटरडे आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए, पढ़िए। तो आपको सारी चीजें गिवन है नीचे, तो आपको कांटेक्ट है, देखो ये कांटेक्ट डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होगी। आप इस पे कांटेक्ट करके आपको अगर लगता है मेरे से बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हो इजीली तरीके से। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। मैं होप आपको जो चीजें समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।